हमारे पूरे मध्य प्रदेश की जो टीम है भारत स्वाभिमान की, पतंजलि योग पीठ की, उसका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनके सहयोग से ही ये कार्यक्रम यहां पर हो सका। मंच पर हमारे राजगढ़ के भारत स्वाभिमान के संरक्षक श्री वीके गुप्ता जी हैं, उनका भी आभारी हूं कि उनका काफी सहयोग मुझे पिछले 2 दिन से मिल रहा है। प्रणपाल जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनकी सक्रिय मेहनत परिश्रम से मैं कई जगह जा पा रहा हूं। आपसे कुछ देश की समस्याओं के बारे में बात करने आया हूं। अपने भारत देश में आजादी के पिछले 62-63 साल के बाद भी कुछ ऐसी गंभीर समस्याएं हैं जो समाधान अगर हमने नहीं की तो हमारे देश की अस्मिता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इतनी गंभीर समस्याएं हैं और इन समस्याओं का समाधान सारा देश मिलकर करे, नागरिक इस देश के समस्याओं के लिए प्रयास करें। इसके लिए भारत स्वाभिमान अभियान शुरू किया है। ये नागरिकों के प्रयास से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है, सरकारें नहीं कर सकती, क्योंकि सरकारों ने समस्याएं पैदा की हैं, समाधान उनके पास नहीं है। अगर होता तो मैं आपके पास नहीं आता, मैं दिल्ली चला जाता, सरकार के साथ बात करता, लेकिन सरकारों के पास भी समाधान नहीं है, इसलिए आपके पास आया। आप बोलेंगे क्या समस्याएं हैं? भारत स्वाभिमान अभियान हमने शुरू किया है कुछ गंभीर समस्याओं का समाधान करने के लिए। उनमें से एक है, हमारे देश की आजादी के 62 साल के बाद भी हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो तंत्र है, ये अंग्रेजों के जमाने में जैसे चलता था वैसे ही चल रहा है। अंग्रेजों ने भारत की गुलामी के लिए जितने कानून बनाए थे वो सारे कानून अभी भी इस देश में चल रहे हैं। उन कानूनों को खत्म हो जाना चाहिए था, समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो कानून चल रहे हैं और वो 1-2 नहीं है, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। अंग्रेजों ने हमारे देश में राज्य चलाने के लिए और लूट करने के लिए, मूल रूप से भारत का धन इंग्लैंड ले जाने के लिए 34,735 कानून बनाए थे। 1757 से लेकर 1947 के बीच में। आप सभी ने थोड़ा भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो आपको ये मालूम है कि सन 1757 में अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया था। उसके पहले अंग्रेज यहां व्यापारी बन के काम करते थे। 1757 में भारत का एक बड़ा राज्य था जिसका नाम था बंगाल, उस पर अंग्रेजों की सरकार बन गई थी और अंग्रेजों का पहला अधिकारी इस देश में गवर्नर बन के आ गया था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो 1757 से शुरू होकर 23 जून 1757 से अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया था। उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी, शासन नहीं करती थी। तो जब उनका शासन स्थापित हुआ तो उन्होंने कानून बनाने शुरू किए और वो कानून बनाते बनाते उन्होंने 1947 तक 34,735 बना दिए। मैं नाम लेके बताता हूं। अंग्रेजों ने हमारे देश में एक कानून बनाया, इंडियन पुलिस एक्ट। एक कानून बनाया, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। एक कानून बनाया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। एक कानून बनाया, इनकम टैक्स एक्ट। फिर एक कानून बनाया, सेंट्रल एक्साइज एक्ट। फिर एक कानून बनाया, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। फिर बना दिया सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। फिर बना दिया सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। ऐसे 34,735 कानून बनाए। और इन कानूनों को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? एक ही उद्देश्य था, भारत को गुलाम बना के रखना और यहां से लूट लूट कर धन को इंग्लैंड लेकर जाना। ये एक ही उद्देश्य था। भारत को गुलाम बनाकर रखने के लिए उन्होंने पुलिस बनाई
और उस पुलिस का उद्देश्य ये था कि भारतवासियों पर अत्याचार करें, क्योंकि जिनको गुलाम बनाया जाता है ना, उनके ऊपर अत्याचार करने पड़ते हैं, नहीं तो उनमें डर और दहशत पैदा नहीं होती। और जब तक किसी में डर और दहशत नहीं होगी, वो कोई किसी का गुलाम ही नहीं हो सकता। तो उन्होंने पुलिस बनाई भारतवासियों पर अत्याचार करने के लिए, और उसका कानून बना दिया। और पुलिस की व्यवस्था ऐसी की कि जो भी पुलिस वाला है वो किसी भी भारतवासी को जब चाहे डंडे से पीटे, जब चाहे उसकी बेइज्जती कर दे, जब चाहे उसको गिरफ्तार कर ले, जब चाहे उसको थाने में बंद कर दे, जब चाहे उसके खिलाफ वारंट इशू करा दे। ये सारे काम उन्होंने पुलिस के माध्यम से किए। एक उन्होंने कानून में व्यवस्था की कि अंग्रेजों का जो अधिकारी है पुलिस का, उसको राइट टू ऑफेंस होगा, माने वो पीटेगा किसी भी भारतवासी को, ये उसका अधिकार है। लेकिन भारतवासी को राइट टू डिफेंस नहीं होगा, माने अगर हम पुलिस का डंडा पकड़ने की कोशिश करें तो वो अधिकार हमें नहीं है। इस आधार पर यह कानून बना, और इस कानून ने इतने अत्याचार किए कि हिंदुस्तान के हजारों क्रांतिकारी इस कानून के अत्याचार से मारे गए। मैं आपको नाम लेके बताता हूं। एक हमारे क्रांतिकारी हुआ करते थे लाला लाजपत राय। इस पुलिस कानून के आधार पर लाला लाजपत राय के सिर में लाठियां मारी गई थी लाहौर में, और इतनी लाठियां मारी थी उनके सिर में कि सिर फट गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद हमारे देश के एक क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह ने, जिस अधिकारी ने यह किया था उसका नाम था सैंडर्स, उसके खिलाफ एक मुकदमा किया था। उस मुकदमे में सैंडर्स जीत गया, हमारे क्रांतिकारी हार गए। सैंडर्स ने लाला जी को लाठी मारी, सिर फट गया, मर गए लाला जी, स्वर्गवासी हो गए। अपराध सैंडर्स ने किया, लेकिन मुकदमे में सैंडर्स जीत गया। कैसे जीत गया? जब अदालत में केस हुआ तो सैंडर्स ने कहा कि लाला जी को लाठियों से मैंने मारा, ये मेरा ड्यूटी था, मेरा कर्तव्य था। अब उसमें लाला जी मर गए तो मैं क्या करूं? तो भारत के जो लोग थे वो ये चाहते थे कि सैंडर्स को कोई सजा मिले। अदालत ने छोड़ दिया। अदालत ने यह कहा कि इस सैंडर्स को कोई सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो पुलिस का कानून है, इंडियन पुलिस एक्ट, उसमें पुलिस अधिकारी को मारने के, पीटने के सारे अधिकार हैं, और पिटने वाले को कोई अधिकार नहीं। इस आधार पर सैंडर्स छूट गया। तो जब सैंडर्स छूट गया तो भगत सिंह को गुस्सा आया, और गुस्से में उन्होंने एक संकल्प कर लिया कि भारत की अंग्रेज सरकार से तो न्याय मिला नहीं, अब हम अपने हाथों से अपना न्याय खुद करेंगे। तो एक दिन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, ठाकुर रोशन सिंह, ये क्रांतिकारियों का एक समूह हुआ करता था। उन्होंने एक फैसला कर लिया कि हम सैंडर्स को मारेंगे अब, और उन्होंने एक दिन मार दिया। आपने वो कहानी पढ़ी होगी। भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारी थी, 3 गोलियां मारी थी। हालांकि एक गोली से ही मर गया था वो, 2 गोली और मारी थी क्योंकि गुस्सा था भगत सिंह के मन में। सैंडर्स मर गया। उसके बाद भगत सिंह को फांसी की सजा हुई, क्योंकि सैंडर्स को मारने के अपराध में भगत सिंह को फांसी की सजा हुई, लेकिन लाला लाजपत राय को मारने के अपराध में सैंडर्स को कोई सजा नहीं हुई। ये बात ध्यान रखने की है। पहला अपराध सैंडर्स ने किया, बेकसूर लाला जी को लाठियों से मार डाला, उसको फांसी नहीं हुई। लेकिन उस सैंडर्स को भगत सिंह ने मारा तो भगत सिंह को फांसी हुई। क्यों? कानून जो था वो अंग्रेजों का बनाया हुआ था, इंडियन पुलिस एक्ट, और उसमें अंग्रेजों के लिए सुविधा थी, भारतवासियों के लिए नहीं। तो भगत सिंह के मन में गुस्सा था ये कि अगर कानून ऐसा है जिसमें अंग्रेज पुलिस अधिकारी को सारे अधिकार हैं,
और भारतवासी को कोई अधिकार नहीं, तो ऐसे कानून को तो खत्म होना चाहिए था, जला दिया जाना चाहिए था। और भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ते हुए ये कहा था कि मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं मर जाऊंगा, मुझे अफसोस नहीं है। अगर मेरे मरने के बाद भारतवासियों ने वही कानून को लागू रखा जिसके चलते लालाजी की मृत्यु हुई है, तो मेरी आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचेगा। मतलब शहीद आजम भगत सिंह ने जिस कानून के चलते फांसी पाई, लाला लाजपत राय को जिस कानून के चलते सिर में लाठियां मारी गईं, ब्रेन हेमरेज हुआ, वो कानून 15 अगस्त 1947 को जला दिया जाना चाहिए था, जिस दिन हम आजाद हुए। लेकिन आजादी के 62 साल के बाद भी वो कानून चल रहा है और इस देश के लोगों पर वैसा ही अत्याचार कर रहा है। आज भी पुलिस व्यवस्था है और वही कानून है, इंडियन पुलिस एक्ट 1860 का। अब क्या होता है, पहले पुलिस गोरे अंग्रेजों के आदेश पर भारतवासियों की मार पिटाई करती थी। अब हमारे देश की पुलिस काले अंग्रेजों के आदेश पर भारतवासियों की मार पिटाई करती है। मार पिटाई वैसे ही होती है, लाठीचार्ज जैसे ही होता है। कभी कभी आप समाचार पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, आपको ये समाचार अक्सर सुनने को मिलते हैं कि पुलिस ने इस जुलूस पर लाठीचार्ज किया, इतने लोगों के सिर फट गए, इतने लोग घायल हो गए। और कभी कभी तो लाठीचार्ज से भी एक कदम आगे बढ़ के पुलिस गोलीबार करती है और लोगों को मार डालती है इस देश में। मुझे तो बहुत दुख होता है ये कहते हुए। अभी थोड़े दिन पहले मैंने मेरी आंखों से एक समाचार देखा था टेलीविजन पे। हमारे देश में अंधे लोगों का एक संगठन है, राष्ट्रीय स्तर का। वो संगठन ने अपनी मांगों के लिए दिल्ली में एक प्रदर्शन किया था जंतर मंतर पर। मांग क्या थी उनकी? अंधे लोग उनको दिखाई नहीं देता, तो उनके साथ हमेशा किसी एक आदमी को रहना पड़ता है जो देख सकता है। तो उसको बस में, ट्रेन में, टिकट में छूट मिलनी चाहिए और हो सके तो मुफ्त यात्रा उसको होनी चाहिए, क्योंकि वो देखने वाला आदमी अपने लिए यात्रा नहीं कर रहा है, दूसरे के लिए कर रहा है, जो दूसरा देख नहीं पाता है। इस मांग के लिए उन्होंने जंतर मंतर पर दिल्ली में एक प्रदर्शन किया था। पुलिस ने उन अंधे लोगों को भयंकर लाठियों से पीटा था, सिर फाड़ दिए उनके। और अंधे लोग भाग नहीं सकते क्योंकि दिखाई नहीं देता उनको। तो वो बेचारे, मैं देख रहा था टीवी पे, ऐसे ऐसे हाथ टटोल रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं और पुलिस लाठियों से मार रही है, मार रही है, मार रही है। उस दिन मैंने अपने आप से पूछा कि जिस तरह लाला लाजपत राय को पुलिस लाठियों से मारती थी, वैसे तो आजादी के बाद भी मार रही है, तो क्या आजादी आ गई है? क्या हम स्वतंत्र हो गए हैं? मुझे तो नहीं लगता कि कोई आजादी आ गई। अंतर इतना ही है कि पहले पुलिस मारती थी गोरे अंग्रेजों के आदेश पर, अब मारती है काले अंग्रेजों के आदेश। कानून वही है, व्यवस्था वही है। आपको थोड़े दिन पहले का एक समाचार और सुनाता हूं। हमारे भारत देश में विकलांग लोगों का एक संगठन है, जिनके पांव खराब हैं, वो साइकिल से चलते हैं। वो ट्राई साइकिल होती है ना, 3 पहिए वाली, उसको चला के चलते। एक बार उन्होंने कोई कार्यक्रम किया, उनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनको भी नहीं छोड़ा। अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान में किसानों ने एक कार्यक्रम किया था। राजस्थान में एक सरकार ने नियम बनाया, नीति बनाई कि गांव गांव में शराब के अड्डे खोले जाएं। गांव गांव में, हर गांव में शराब मिले। अभी सब गांवों में शराब नहीं मिलती, कुछ गांवों में शराब के ठेके हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने फैसला किया हर गांव में शराब के ठेके हों। तो किसानों ने इसका विरोध किया। किसानों ने यह कहा कि हमको शराब नहीं चाहिए, हमको पीने का पानी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत कमी है। और किसानों ने कहा हमारे खेत को भी पानी चाहिए,
तो हमें पानी दो, हमारे खेत को पानी दो। सरकार कहती है नहीं, शराब लो, पानी नहीं मिलेगा, तुम शराब पियो। तो किसानों ने उसके विरोध में एक प्रदर्शन किया और राजस्थान पुलिस ने इतनी गोलियां चलाई कि 17 किसान उसमें मारे गए। उस दिन मैंने फिर सोचा अपने मन में कि क्या देश आजाद हो गया। अंग्रेजों के जमाने में पुलिस गोलियां चलाती थी और लाखों क्रांतिकारियों को मार रहा था उन्होंने। आज भी वही हो रहा है। इसलिए ऐसा लगता है कि देश में आजादी जो आई है वो अधूरी है। काले अंग्रेजों के हाथ में इस देश की सत्ता है, गोरे अंग्रेज चले गए हैं। नीतियां एक ही हैं, नियम एक ही है, कानून एक ही है। जब तक ये कानून नहीं बदले जाएंगे, भारत के लोगों पर अत्याचार बंद नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया, भारत स्वाभिमान। और वो अभियान ये है कि अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए ये 34,735 कानून जला देने चाहिए, खत्म कर देने चाहिए। इनकी आजादी के बाद हमें जरूरत नहीं है। और एक उदाहरण देता हूं आपको। एक अंग्रेज आया था इस देश में, उसका नाम था डलहौजी। उसने एक कानून बनाया इस देश में। उस कानून का नाम था लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण कानून। अब जमीन को वो छीनने का कानून था। अधिग्रहण तो अच्छा शब्द है, छीनना सही शब्द है। अधिग्रहण में तो ये होता है कि मेरी इच्छा से मैं मेरी जमीन आपको देता हूं, तो ये आप अधिग्रहण कर लो। लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, जबरदस्ती आप मेरी जमीन ले लो, वो तो छीनना होता है, लूटना होता है। तो जमीन को लूटने का, जमीन को छीनने का एक कानून बनाया अंग्रेजों ने। उसका नाम रख दिया लैंड एक्विजिशन एक्ट। इस कानून के आधार पर डलहौजी ने भारत के 10 करोड़ किसानों से जमीनें छीन ली। डलहौजी क्या करता था? गांव गांव जाता था और किसानों की सभा बुलाता था और किसानों से यह कहता था कि तुम्हारे खेत की जमीन तुम्हारी है, इसको सिद्ध करो, कुछ कागज दिखाओ कि ये जमीन तुम्हारी। किसान कहते थे हमारे पास कागज नहीं, क्योंकि भारत में जमीन का हस्तांतरण कागज के आधार पर नहीं होता। मेरे पिताजी ने जमीन मेरे नाम कर दी, मैंने मेरे बेटे के नाम, उसने अपने बेटे के नाम, इस तरह से जमीन का हस्तांतरण होता है, कागज नहीं चलता। तो किसान कहते थे कागज नहीं है हमारे पास, लेकिन हजारों साल से ये जमीन हम जोत रहे हैं, ये हमारी है, हमारे पुरखों की है। डलहौजी कहता था मैं नहीं मानता, तो वो जमीन छीन लेता था। एक एक दिन में 25-25 हजार किसानों से जमीनें छीनी जाती थी। पूरे देश में ये चलता था और जमीनें छीनकर इस देश के 10 करोड़ किसानों को अंग्रेजों ने भूमिहीन बना दिया, लैंडलेस बना दिया। अब मेरे मन में यह प्रश्न आता है कि 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए तो क्या होना चाहिए था? वो 10 करोड़ किसानों की जमीनें वापस उनको मिलनी चाहिए थी जो अंग्रेजों ने छीनी थी। लेकिन आजादी के 62 साल के बाद भी किसी किसान को उसकी जमीन वापस नहीं मिली। वो आज भी भूमिहीन किसान है। अब उससे भी ज्यादा एक खराब बात क्या हुई कि जिस कानून के आधार पर डलहौजी ने जमीनें छीनी, अब वही कानून के आधार पर हमारी सरकार आज किसानों से जमीनें छीन रही है। लाखों हेक्टेयर जमीन हमारी छीन रही है। आप अखबारों में पढ़ते होंगे, बंगाल में एक थोड़े दिन पहले घटना घटित हुई नंदीग्राम में। वहां किसानों से जबरदस्ती जमीन छीनी गई। किसान देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वहां अच्छी फसल होती है, उस जमीन पर चावल होता है और एक साल में 3 से 4 फसल लगती हैं। ऐसी जमीन को किसान बेचने को तैयार नहीं थे, लेकिन सरकार ने पुलिस की मदद से लाठी चार्ज करके, गोली चलाकर जबरदस्ती वो जमीन किसानों से छीनी। और ये उस सरकार ने छीनी
जो अपने को गरीबों की सरकार कहती है, सर्वहारा की सरकार कहती है, कम्युनिस्ट सरकार है। थोड़े दिन बाद और एक कहानी पता चली। नंदीग्राम के पास एक गांव है सिंगूर, वहां भी जमीन छीनी गई किसानों से। और मैं सारे देश में प्रवास करता हूं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। सन 1991 के बाद हमारी सरकार ने एक नीति बनाई है जिसका नाम है वैश्वीकरण, उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। इस नीति के तहत 50,000 से ज्यादा गांव के किसानों से जमीनें छीनी गई हैं और सरकार ने वो जमीनें विदेशी कंपनियों को बेच दी। किसान इन जमीनों को बचाने के लिए अदालत में जाते हैं, मुकदमा करते हैं, तो किसान हारते हैं, सरकार जीतती है। क्योंकि कानून ऐसा है जिसमें किसी भी किसान को इस बात के लिए मुकदमा करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि माना यह जाता है कि जमीन सरकार ने ले ली तो आप उसको रोक नहीं सकते। अब लाखों एकड़ जमीन हमारी अभी छीनी है सरकारों ने। आप कभी कभी अखबार पढ़ते होंगे, समाचार सुनते होंगे, सरकार की एक योजना चल रही है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना। उसमें हजारों एकड़ जमीनें छीन रहे हैं किसानों, गांव के गांव खाली करा रहे हैं, बहुत बेदर्दी के साथ, बहुत निरंकुशता के साथ। तब मन में ये सोचने के लिए प्रश्न पैदा होता है कि अंग्रेजों का अधिकारी डलहौजी जैसे जमीनें छीना करता था, अब आजादी के बाद भी वैसी ही जमीनें छीनी जा रही हैं, तो हम कैसे माने कि डलहौजी मर गया है? मुझे तो लगता है डलहौजी की आत्मा ही हमारे नेताओं में प्रवेश कर गई है और वो किसानों के साथ इतनी बेदर्दी से व्यवहार कर रहे। आजादी अधूरी है, पूरी नहीं है। ये कानून खत्म होना चाहिए था, लैंड एक्विजिशन एक्ट का, अभी तक खत्म नहीं हुआ। और एक उदाहरण देता हूं। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया इस देश में, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। उस कानून में एक अधिकारी की पोस्ट बनाई गई, उस अधिकारी का नाम है कलेक्टर। इसका काम क्या था? भारत के लोगों से पैसे छीनना और अंग्रेज सरकार को देना। तो पैसे इकट्ठे करने वाला जो अधिकारी था, इसलिए उसका नाम था कलेक्टर। अंग्रेजी का एक शब्द है ना कलेक्ट, कलेक्ट माने इकट्ठा करना, कलेक्टर माने इकट्ठा करने वाला। क्या? पैसे इकट्ठा करने वाला बना दिया उन्होंने। और ये कलेक्टर नाम का अधिकारी 150 साल इस देश के लोगों से धन संपत्ति छीन छीन कर अंग्रेजों को देता रहा। अब आजादी के 62 साल के बाद ये कलेक्टर की क्या जरूरत, उस पोस्ट की क्या जरूरत, उस कानून की क्या जरूरत? और अगर वही कानून है, वही पोस्ट है और वही अधिकारी है, तो उन शहीदों के बलिदान को हम क्या कहेंगे जिन्होंने कलेक्टर के खिलाफ लड़ते हुए जान दी है? इसका माने तो शहीदों का बलिदान बेकार चला गया। और ये देश अपने शहीदों के बलिदान को अपमानित कर रहा है उन कानूनों को चलाकर जिनके खिलाफ शहीदों की शहादत हुई है। इस देश में आप जानते हैं 7,32,780 शहीद हुए अंग्रेजों की फांसी पर चढ़कर। हमें तो 2-4 नाम मालूम है, भगत सिंह का, ऊधम सिंह का, अशफाक उल्ला का, राजगुरु का, सुखदेव का, मदनलाल धिंगरा का। हम ऐसे नाम अगर गिनना शुरू करें तो 10-20 नाम गिन पाते हैं। इनकी संख्या 7,32,780। इतने शहीदों की शहादत के बाद देश आजाद हुआ है। और उन सारे शहीदों ने अंग्रेजों के कानून के खिलाफ अपना लड़ाई लड़ी थी। और वही कानून अगर आजादी के बाद चले तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है। और एक उदाहरण देता हूं। एक बार अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट उसका नाम।
ये कानून 1860 में बना, और ये कैसे बना इसकी कहानी सुनाता हूं। 1857 में हमारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा संग्राम हुआ था, जिसको हम सब कहते हैं आजादी का पहला स्वाधीनता संग्राम। हमारे देश में एक क्रांतिकारी हुआ करते थे नाना साहब पेशवा, और उनके एक सहयोगी थे तात्या टोपे, और उनकी एक सहयोगी थी झांसी रानी लक्ष्मीबाई, उनकी एक सहयोगी थी रानी झलकारी बाई, उनके एक सहयोगी थे अजीमुल्ला, एक सहयोगी थे अहमद शाह। हिंदू मुसलमान सब मिलकर इन्होंने एक संगठन तैयार किया था 1857। उस संगठन की नींव पड़ी थी बिठूर नाम के शहर में। बिठूर छोटा सा शहर है, आपने कानपुर सुना है, कानपुर के नजदीक है, 24 किलोमीटर लगभग। तो वहां संगठन बन गया, और संगठन का उद्देश्य यह था कि अंग्रेजों को भारत से भगाना है, क्योंकि बहुत अत्याचार कर रहे थे अंग्रेज। सबसे बड़ा अत्याचार, देश का पैसा लूट रहे थे और लंदन लेके जा रहे थे। कितना लूट रहे थे, एक ही कहानी बताता हूं आपको। एक अंग्रेज था जिसने लूट का रिकॉर्ड बनाया इस देश में, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो बंगाल में जब आ गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में जब शासन स्थापित हो गया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता को लूटा और 7 साल लूटा। लूट कर वो धन लंदन ले गया। 7 साल के बाद उसका ट्रांसफर हो गया। लंदन से पहले भारत भेजा गया, फिर वापस लंदन चला गया। तो जब दोबारा लंदन गया तो ब्रिटेन की संसद में उससे एक सवाल पूछा गया कि तुम भारत से क्या लूट कर लाए। तो उसने उत्तर दिया ब्रिटेन की संसद में कि भारत से लूट कर नहीं लाया, भारत के एक राज्य से, और एक राज्य से भी नहीं लाया, एक राज्य के, एक शहर के, एक मोहल्ले से लूट कर लाया। और इस बात को उसने कहा ब्रिटेन की संसद में कि पूरे भारत से लूट कर लाने की तो मेरी हैसियत नहीं है, क्योंकि पूरे भारत को लूटने के लिए तो 1000 साल लगेंगे। मैं तो 7 साल भारत में रहा, तो 7 साल में मैं तो एक इलाके को लूट पाया, और वो धन मैं यहां लंदन लेके आया। उसको पूछा गया क्या लाए तुम, तो उसने कहा सोने के सिक्के लाया, चांदी के सिक्के लाया, हीरे जवाहरात लाया। कितना लेके आए? उसने कहा अंदाजा नहीं है। तो ब्रिटेन की संसद में उससे पूछा गया कि कुछ तो बताओ। तो उसने जो उत्तर दिया वो हम सब के लिए हृदय विदारक है। उसने कहा कि भारत से कलकत्ता का धन लूट कर लंदन लाने में मुझे पानी के 900 जहाज लगे। नाव नहीं कहा उसने, जहाज। फिर उसको पूछा गया एक जहाज में कितना आता है, तो उसने कहा लगभग 60 से 70 मीट्रिक टन माल आता है एक जहाज में, और 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, माने 70,000 किलोग्राम माल भर के ले जाता है एक जहाज। ऐसे 900 पानी के जहाज भर के सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात, मोती माणिक, ये सब लूट कर ले गया एक अंग्रेज जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। फिर उसको पूछा गया लंदन की पार्लियामेंट में कि ये जो धन तुम लाए हो इसकी कीमत बताओ। कहने लगा ये तो बहुत कीमती है। तो उसने अंदाजा बताया, ठीक ठीक नहीं बताया। उसने कहा मेरा अंदाजा है कि ये 1000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड है। अब ये 1000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड का मतलब क्या होता है? 1000 गुणा 10 लाख, 1000 गुणा 10 लाख, ये हुआ 1000 मिलियन। और स्टर्लिंग पाउंड अंग्रेजों की करेंसी। आज अगर इस धन को हम निकालें तो कितना निकलेगा? 1000 गुणा 10 लाख, स्टर्लिंग पाउंड में इस समय 85 रुपए।
तो 1000 गुणा 10 लाख गुणा 85, और स्टर्लिंग पाउंड में पिछले 200 साल में जो अवमूल्यन हुआ है वो 300% का है। तो 1000 गुणा 10 लाख गुणा 300 गुणा 85, इतना धन आप कैलकुलेट करो एक अंग्रेज लूट कर ले गया, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और ये रॉबर्ट क्लाइव कोई अकेला नहीं था, ये लूट के ले गया, इसके पीछे दूसरा आ गया, उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। उसने लूटा फिर इस देश को। वॉरेन हेस्टिंग्स लूट के गया तो फिर तीसरा आ गया, उसका नाम था कर्जन, उसने लूटा इस देश को। कर्जन गया तो चौथा आ गया विलियम वेंटिंग, उसने लूटा इस देश को। फिर लॉरेंस आ गया, फिर वेवल आ गया, फिर लिनलिथगो आ गया, और इस तरह से 84 गवर्नर जनरल अंग्रेजों के आए, लूटते ही रहे इस देश को 200 साल लगातार। आखिरी लुटेरा जो अंग्रेजों का था उसका नाम था माउंटबेटन। तो रॉबर्ट क्लाइव से लेकर माउंटबेटन के बीच में अंग्रेजों ने इस देश से 300 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी। इतनी लूट दुनिया में किसी देश की नहीं हुई जो भारत की हुई। तो 1857 की जो क्रांति हुई ना, उसका सबसे प्रमुख मुद्दा यह था कि अंग्रेज लूट रहे हैं इस देश को बेतहाशा, और यहां का धन लंदन जा रहा है। इसलिए क्रांतिकारियों ने तय किया कि इन अंग्रेजों को भारत से मार के भगा देना। दूसरा एक कारण था, अंग्रेज हिंदुस्तान के नागरिकों के अत्याचार बहुत किया करते थे। पुलिस का अत्याचार होता था, वो मैंने एक बताया। दूसरा एक और होता था कि भारतवासी जो अंग्रेजों का विरोध करें, उनको तोप के मुंह से बांधकर गोला दागकर चिथड़े चिथड़े करते थे अंग्रेज। तोप के मुंह से बांधकर उड़ाते थे। एक और अत्याचार होता था, जो क्रांतिकारी अंग्रेजों का विरोध करें उनको पुलिस थानों में और जेल में बंद करके उनके नाखून खींचे जाते थे। बर्फ की सिल्लियों पर लिटाकर बेंतों से मारा जाता था। आपने अगर हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर की किताब पढ़ी हो तो उनको काले पानी की जेल अंडमान में भेजा जाता था, और इतना काम कराते थे जो कोई बैल और जानवर नहीं करता, कोल्हू पिसवाते थे। बहुत अत्याचार। तो लोगों में उसका गुस्सा था कि अंग्रेजों को मार के भगाना। तीसरा एक और कारण था कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को मार मार के पीट पीट के ईसाई बनाते थे, और जो ईसाई ना बने फिर उस पर अत्याचार करते थे। चौथा एक कारण था कि हमारी जो गाय है बहुत पवित्र है, अंग्रेज उसी का कत्ल करते थे। गाय का एक एक दिन में हजारों गाय काटते थे। गाय काटने का सबसे पहला कत्ल खाना अंग्रेजों ने खोला इस देश में, कलकत्ता में, सबसे पहला। और हजारों गाय कटती थी। उस गाय का मांस जो निकलता था वो अंग्रेज अधिकारी खाते थे, और भारत के हिंदुओं को चिढ़ाते थे कि देखो तुम्हारी गाय हम काट रहे हैं। फिर हमारे देश की मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते थे, उनकी इज्जत को तार तार करते थे। मेरे पास कुछ अंग्रेजी दस्तावेज हैं, उनमें से एक अंग्रेज अधिकारी है, उसका नाम था नील। वो अपनी डायरी में लिखता है कि भारत की मां बहन बेटियों के साथ हम क्या करते हैं। गांव गांव में जाते हैं, हमारी जो आर्मी के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो माताओं बहनों को नंगा कर देते हैं, पूरे गांव में उनकी परेड निकालते हैं। फिर माताओं के शरीर का जो अग्रभाग होता है, स्तन, उसको लोहे के चिमटे से दबाते हैं, तब तक दबाते हैं जब तक खून न निकल आए। उसके बाद उनके साथ बलात्कार करते हैं, फिर उनकी गर्दन काटते हैं। ऐसे अत्याचार करते थे। अब कोई समाज ऐसे अत्याचारों को कितने दिन बर्दाश्त करेगा? तो अंग्रेजों के खिलाफ भारतवासियों में जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ, और उस गुस्से का परिणाम था 1857 की क्रांति। शुरू कैसे हुई ये? एक क्रांतिकारी थे हमारे देश में, उनका नाम था मंगल पांडे।
वो अंग्रेजों की पुलिस में नौकरी करते थे, माफ करिए सेना में। बैरकपुर नाम का एक छोटा सा स्थान है बंगाल में, वहां उनकी पोस्टिंग थी। उनको एक दिन पता चला कि अंग्रेज गाय काटते हैं, और गाय काटते ही नहीं है, उस गाय का जो मांस है वो कारतूस पे लगाते हैं, और वो कारतूस भारतवासियों को मुंह से खोलना पड़ता है, माने गाय का मांस मुंह से लगाना पड़ता है। ये मंगल पांडे को पता चला। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, एक अंग्रेज अधिकारी, 29 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को पूछा कि क्या आप गाय काटकर उसका मांस कारतूस पे लगाते हैं? उस अधिकारी का नाम था मेजर जनरल ह्यूसन। तो उस अधिकारी ने कहा, ना भी नहीं कहा, हां भी नहीं कहा, उत्तर नहीं दिया, चुप रहा। मंगल पांडे ने फिर पूछा, फिर भी उसने उत्तर नहीं दिया। गुस्सा आ गया तो मंगल पांडे के पास राइफल थी, उन्होंने 2 गोली मारी उसको। ह्यूसन वहीं मर गया। फिर दूसरे अंग्रेजों ने आकर मंगल पांडे को पकड़ने की कोशिश की, मंगल पांडे ने और एक अंग्रेज अधिकारी को मार डाला। तब तक कुछ इकट्ठे होकर अंग्रेज आ गए, उन्होंने दबोच लिया मंगल पांडे को। फिर मंगल पांडे के खिलाफ कोर्ट मार्शल हुआ। 10 दिन बाद उनको फांसी हो गई, 8 अप्रैल 1857 को। जिस दिन फांसी हुई मंगल पांडे को, उस दिन उनके जो सहयोगी थे वो सब देख रहे थे अपनी आंखों से। उनके सहयोगी कौन थे? भारतवासी जो अंग्रेजों की फौज में नौकरी करते थे। तो उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मंगल पांडे की बटालियन में जितने भारतवासी थे सबने इस्तीफा दे दिया, सेना छोड़ दी। ऐसे करीब 1100 सैनिक थे, और उन्होंने गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई कि इन अंग्रेजों की शासन को हम खत्म करेंगे अब, जिन्होंने मंगल पांडे को फांसी दी। ऐसे करके वो 1100 लोग 5-5 के समूह बनाकर पूरे देश में घूम गए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, गांव-गांव जाकर उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियां सुनाई। लोगों में गुस्सा पैदा हुआ, फिर संगठन खड़ा हुआ, और उस संगठन की मदद से पूरे देश में क्रांति शुरू हुई। उस क्रांति का दूसरा बीज पड़ा मेरठ में 10 मई 1857 को। मेरठ में भारतवासियों ने अंग्रेजों के घर जला दिए, और अंग्रेज अधिकारी उसमें जल के मर गए। कुछ अंग्रेजों ने भागने की कोशिश की, तो शहर के लोगों ने उनके सिर काट दिए हंसिए से, गणासे से। फिर उसके बाद दिल्ली में क्रांति हो गई, और 5 दिन में दिल्ली के सारे अंग्रेजों को भारतवासियों ने मार डाला। फिर बरेली में, शाहजहांपुर में, लखनऊ में, कानपुर में, फैजाबाद में, अलीगढ़ में, एटा में, इटावा में, मैनपुरी में, भारत के ऐसे 350 जिलों में क्रांति शुरू हो गई। और हर जगह एक ही नजारा था, जो अंग्रेज मिले उसको काटो। वैसे भारतवासी अहिंसावादी हैं, चींटी को भी नहीं मारते, लेकिन जब भारतवासियों के सब्र का बांध टूट जाता है तो गर्दन से भी काट देते। भारतवासियों के बारे में मेरा एक आकलन है, वो ये कि ये जब तक सोते रहते हैं हाथी की तरह से, सो रहे हैं, लेकिन जब हाथी मदमस्त होकर चलना शुरू कर देता है तो सबको रौंद देता है। ये भारतवासियों का स्वभाव है। इकट्ठे हो गए, गुस्सा आ गया, परिणाम जानते हैं क्या हुआ? 350 जिलों में 4 महीने के अंदर भारतवासियों ने 3,64,000 अंग्रेजों को खत्म कर दिया। दुनिया में ऐसा भी कोई उदाहरण नहीं मिलता। और खत्म किससे किया? हंसिए से, फसल काटने वाला हंसिया, गणासा, हंसिया, तलवार, भाला, यही था। थोड़ी बहुत भारतवासियों के पास बंदूकें भी थी। और इस क्रांति में इतना लोगों में गुस्सा और उबाल पैदा हुआ कि 4 महीने में 4.5 करोड़ भारतवासी पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने को तैयार थे। अंग्रेज थे 3,64,000, भारतवासी 4.5 करोड़, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। तो 4 महीने में अंग्रेज मारे गए, खत्म हो गए। कुछ अंग्रेज जिंदा बच गए,
जो भागकर लंदन पहुंच गए। उनको पूछा गया तुम कैसे बच गए, तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो सुनने लायक है। उन अंग्रेजों ने कहा कि हमने हमारे शरीर पर कालिख पोतली थी, काला कर लिया था अपने शरीर को, तो भारतवासी हमको पहचान नहीं सके, कोयला लगा लिया था पूरे शरीर पर, तो भारतवासियों को लगा कि ये तो अपना ही आदमी है, काला है, इसलिए बच गए, वरना वो भी नहीं बचते। फिर उनसे पूछा गया कि तुम जो बच के आ गए हो अब बताओ क्या करना है, तो उन्होंने कहा भारत में तो बड़ा मुश्किल है, अब नहीं जा सकते, भारत तो आजाद हो गया। हिंदुस्तान का, भारत का इतिहास इस बात का गवाह है कि 1 सितंबर 1857 तक पूरा भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया, यूनियन जैक हर जगह से उतार दिया गया। ये जानकारी आपको शायद है या नहीं कि हम 1 सितंबर 1857 को ही आजाद हो गए। उन्होंने कहा एक ही तरीका है भारत में अगर वापस जाना है और फिर भारत को गुलाम बनाना है, तो एक ही तरीका है कि भारत के कुछ राजा महाराजा जो अंग्रेजों के वफादार हैं, उनकी मदद अगर हमें मिल जाए तो फिर भारत में हम प्रवेश कर सकते। तो लंदन की पार्लियामेंट में बहस हुई कि कौन कौन वफादार है हमारा, जो अंग्रेजों से प्रेम करता है, मोहब्बत करता है, और जो अंग्रेजों का वफादार होगा वो निश्चित रूप से भारत का तो गद्दार ही होगा, तभी तो वफादारी करेगा। भारत के क्रांतिकारियों से धोखा देने वाला होगा, तभी तो अंग्रेजों का वफादार होगा। तो अंग्रेजों के वफादार राजा कौन कौन हैं इस देश में, उसकी सूची बनाई गई। तो उस सूची में सबसे पहला नाम सिंधिया परिवार, सबसे पहला नाम। अंग्रेजों की संसद में बहस हुई कि इनसे ज्यादा वफादार हमारा कोई नहीं भारत, ये हमको बहुत प्रेम करते। फिर उस सूची में दूसरा नाम पटियाला राजघराने के महाराजा का। पटियाला राजघराना समझते? पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार का राजघराना। कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम मालूम है, जो पंजाब का मुख्यमंत्री रह चुका है, उसका परिवार, वो दूसरे नंबर पर अंग्रेजों का वफादार। फिर एक तीसरा राजा हैदराबाद का निजाम, उसका नाम था सालार जंग। फिर एक चौथा राजा, हरियाणा में एक रियासत थी जींद, वहां का राजा। ऐसे 20 राजाओं की सूची बनी और अंग्रेजों की संसद में ये बात हुई कि ये तो हमारे बहुत वफादार है। तो फिर इन राजाओं को अंग्रेजों ने चिट्ठियां भेजी, संपर्क किया। तो इन राजाओं ने अंग्रेजों के साथ क्या कहा वो सुनना चाहिए, जानना चाहिए। इन्होंने कहा आप वापस आ जाओ, हम आपकी मदद करेंगे। अंग्रेजों ने पूछा क्या मदद करोगे, तो इन राजघरानों की तरफ से जानकारी मिली कि हम आपको अपनी सेना देंगे लड़ने के लिए, आप क्रांतिकारियों से लड़ो भारत में। और उन्होंने कहा कि सेना ही नहीं देंगे, पैसे भी देंगे, हमारे खजाने में जितनी स्वर्ण मुद्राएं हैं वो आपको दे देंगे अंग्रेजों को, सेना देंगे, पैसा देंगे, और क्रांतिकारियों के भेद बताएंगे, ये कहां रहते हैं, क्या करते हैं, इनको कैसे मारा जा सकता है, कहां छुपते हैं, ये सब गोपनीय बातें आपको बताएंगे। तो अंग्रेज फिर आ गए, उनको सिंधिया परिवार की मदद मिली, उनको पटियाला राजघराने की मदद मिली, उनको जींद परिवार की मदद मिली। ऐसे 20 राजाओं ने उनको अपने हजारों सैनिक दे दिए, पैसे दे दिए, और अंग्रेज थोड़ा सा अपने देश से लेके आ गए। तो उनको मिलाकर फिर अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को मारना शुरू किया। और मुझे बहुत अफसोस है कि भारत के क्रांतिकारियों को इसी देश के गद्दार राजाओं ने मरवाया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ आप जानते हैं कितनी बड़ी साजिश की सिंधिया परिवार ने। झलकारी बाई के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हुई, नाना साहब पेशवा, नाना तांत्या टोपे के खिलाफ क्या साजिश हुई।
परिणाम उसका क्या निकला कि भारत के राजाओं ने अंग्रेजों को क्रांतिकारियों के पते देना शुरू किया, अंग्रेजों ने जाके हमले करना शुरू किया और एक एक गांव उन्होंने खत्म किया। फिर इस देश में बिठूर गांव की फिर कहानी सुनाता हूं। बिठूर गांव नाना साहब पेशवा का गांव था, वहां से क्रांति की योजना बनी थी। तो अंग्रेजों ने सबसे पहला हमला बिठूर पे किया। उस समय बिठूर की कुल जनसंख्या 24,000 थी। अंग्रेजों ने जब हमला किया बिठूर पर तो 24,000 लोगों का कत्लेआम कर दिया अंग्रेजों ने। 3 महीने के छोटे से बच्चे को लेकर और 90 साल के बुजुर्ग तक सबको अंग्रेजों ने मार डाला बिठूर, और पूरा बिठूर वीरान हो गया, शमशान हो गया। फिर बिठूर के बाद अंग्रेजों ने दूसरे हमले किए, लखनऊ पे, फैजाबाद पे, इलाहाबाद पे, जौनपुर पे, और एक एक करके क्रांतिकारियों को मारते मारते पूरे देश को फिर अंग्रेजों ने कब्जे में ले लिया। जब अंग्रेजों का कब्जा फिर इस देश पर स्थापित हुआ तो हमारे देश का ये दुर्भाग्य था कि जिन राजाओं को इस देश की जनता ने चुना था, जिन राजाओं ने इस देश की माटी में जन्म लिया था, जिन राजाओं ने इस देश का पानी पिया था, बड़े हुए थे इस देश का भोजन करके, उन राजाओं ने देश से गद्दारी की और अंग्रेजों से वफादारी की। इसलिए हम दोबारा गुलाम हुए, वरना हम तो 1857 में ही आजाद हो गए थे। फिर जब दोबारा गुलामी आ गई तो अंग्रेजों की संसद में बहस हुई और ये बात हुई कि भारतवासियों ने 1857 में जो पराक्रम दिखाया, वीरता दिखाई और हमें हरा दिया, दोबारा कभी भारतवासी इतना पराक्रम ना कर सकें, इतनी वीरता भारतवासियों में ना हो, इसके लिए कुछ इंतजाम करो। तो अंग्रेजों की संसद में ये बात आई कि इसके लिए कुछ ऐसे कानून बनाओ कि भारतवासी दोबारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह ना करे। तो उन्होंने कानून बनाए। तो एक कानून बनाया अंग्रेजों ने सबसे पहले, हथियारों के लाइसेंस का कानून। हमारे देश में 1857 के पहले पता है, हथियार रखना नहीं रखना ये हर आदमी की इच्छा पर निर्भर था। जरूरत है तो हथियार रखो, नहीं है तो मत रखो। किसी से पूछना नहीं पड़ता था कि मैं बंदूक रखूं कि तलवार रखूं, मेरी जरूरत है मैं रख सकता हूं अपनी सुरक्षा के लिए। फिर अंग्रेजों ने कानून बना दिया कि हथियार वही रखेगा जिसके पास लाइसेंस होगा, और जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो हथियार नहीं रख सकते। और लाइसेंस कौन देगा? अंग्रेजों की सरकार देगी। लाइसेंस किसको मिलेंगे? जो अंग्रेजों के चाटुकार हैं। तो इस देश में हथियारों के लाइसेंसिंग का कानून शुरू हुआ, और वो जमाने से चलता हुआ कानून आज भी इस देश में चल रहा है, वैसे ही चल रहा है। बस अंतर इतना है, पहले गोरे अंग्रेज लाइसेंस बांटते थे, अब काले अंग्रेज बांटते हैं। अब पहले लोगों के पास हथियार थे अपनी सुरक्षा से, इच्छा से, तो हम अंग्रेजों से लड़ लिए। फिर अंग्रेजों ने कानून बना दिया कि सबके पास हथियार नहीं रहेंगे, जो लाइसेंस रखेंगे उन्हीं के पास हथियार होंगे। तो लोगों के हथियार छीन लिए अंग्रेजों ने, तो लोगों को कमजोर बना दिया। ये काम उन्होंने शुरू किया। फिर एक दूसरी बहस हुई अंग्रेजों की संसद में। वो बहस ये हुई कि क्रांति हुई 1857 में, तो पैसे खर्च हुए। 4.5 करोड़ भारतवासी अगर लड़ रहे थे तो कुछ तो खर्चा हुआ होगा। तलवारें बनी, बंदूकें बनी, हंसिए बने, गड़ासे बने, तो इनको बनाने के लिए लोहे की जरूरत पड़ी होगी, और उस लोहे का उत्पादन करने के लिए भट्टियां बनाई गई होंगी जिसमें कच्चा लोहा गलाया गया होगा। हजारों टन लोहा गला होगा, तब जाकर ये हथियार बने होंगे। उस लोहे को कहीं से खरीदा गया होगा, उसमें पैसे लगे होंगे। तो ये पैसे कहां से आए? अंग्रेजों ने ये जानने की कोशिश की, तो पता चला कि क्रांतिकारियों को सबसे ज्यादा दान दिया लोगों ने, किसानों ने, फिर व्यापारियों ने, फिर उद्योगपतियों ने। तो अंग्रेजों ने तय किया कि ये किसानों ने जो दान दिया है, व्यापारियों ने दिया है, उद्योगपतियों ने दिया है, ये कुल कितना है?
तो उस जमाने में क्रांतिकारियों को 480 करोड़ रुपए का दान मिला था पूरे देश। आज अगर इस रकम को समझना हो तो इसमें 300 का गुणा करना पड़ेगा। 480 करोड़ गुणा 300 तो कुछ हजार करोड़ रुपए का दान मिला। इतना दान किसने दिया? किसानों ने, कारीगरों ने, उद्योगपतियों ने, व्यापारियों ने। तो ये दान कैसे दिया गया होगा? जब होगा लोगों के पास तभी तो दिया होगा। इसका माने लोगों के पास पैसे थे। तो अंग्रेजों ने कहा कि अगर ये लोगों के पास पैसे रहेंगे तो फिर ये दोबारा दान देंगे और फिर क्रांतिकारियों का संगठन खड़ा हो जाएगा और फिर हमारे खिलाफ विद्रोह हो जाएगा। तो भारत के नागरिकों के पास पैसे रहने ही मत दो, छीन लो सारे पैसे इनसे। तो भारतीय नागरिकों का धन छीनने के लिए अंग्रेजों ने कुछ कानून बनाए। उनमें से एक कानून है इनकम टैक्स एक्ट। ये लोगों से पैसे छीनने के लिए, धन छीनने के लिए बनाया गया था। और जब अंग्रेजों ने ये कानून को लागू किया तो 97% इनकम टैक्स रखा था। माने किसी भारतवासी की 100 रुपए की आमदनी हो तो 97 रुपए अंग्रेजों को देना, सिर्फ 3 रुपए बचेगा। फिर अंग्रेजों ने और एक कानून बनाया, सेंट्रल एक्साइज एक्ट। ये कानून क्या था? भारत के उद्योगपति जो भी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उत्पादन पर उनसे छीनो पैसा। इनकम टैक्स की तरह एक्साइज टैक्स। तो एक्साइज ड्यूटी लगाई अंग्रेजों ने 350%। 100 रुपए का माल कोई बनाए भारतवासी तो 350 अंग्रेजों को देना पड़े। फिर अंग्रेजों ने एक कानून बनाया सेल्स टैक्स। फिर अंग्रेजों ने एक कानून बनाया ऑक्ट्रॉय टैक्स। फिर एक कानून बनाया रोड टैक्स। फिर टोल टैक्स। अंग्रेजों की नीति क्या थी? भारत का आदमी सामान का बनाए, उत्पादन करे तो उत्पादन पर पैसे छीनो उनसे, फिर उसको बेचेगा तो बेचने पर पैसे छीनो, बेचकर मुनाफा कमाएगा तो मुनाफे पर पैसे छीनो, एक गांव से दूसरे गांव में लेके जाएगा तो वहां पैसे छीनो, अंग्रेजों की सड़क पर से जाएगा तो रोड टैक्स के रूप में छीनो, अंग्रेजों के पुल पर से जाएगा तो टोल टैक्स के रूप में छीनो। ऐसे सारे धन को छीन छीन कर लंदन लेके जाओ, इसके लिए टैक्स के कानून बनाए। परिणाम क्या हुआ? 90 साल में सारा देश कंगाल हो गया, ये टैक्स कानून के कारण। एक तो बर्बादी क्या आई? भारत के उद्योगों पे टैक्स हो गया तो माल महंगा हो गया, तो माल बिकना मुश्किल हो गया। दूसरा, अंग्रेजों ने पैसे छीन छीन के लंदन ले जाना शुरू कर दिया तो यहां पूंजी की कमी हो गई, यहां पैसा खत्म हो गया। इस कारण से ये देश गरीब हुआ, वरना ये देश गरीब नहीं था। मैंने अंग्रेजों के जमाने के हजारों दस्तावेज पढ़े हैं, देखे हैं। कई दस्तावेज तो मेरे अपने पास में हैं। उन दस्तावेजों से पता चलता है कि अंग्रेजों के आने के पहले भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था। भारत का निर्यात पूरी दुनिया में चलता था। निर्यात माने माल बेचने का काम। और पूरी दुनिया में जितना माल बिकता था उसका 33% अकेले भारत का होता था। सारी दुनिया में जो आमदनी होती थी उसका 27% आमदनी अकेले भारत की होती थी। फिर पूरी दुनिया में जो कुल उत्पादन होता था उसका लगभग 43% अकेले भारत का होता था। ऐसा देश था भारत। धन संपन्नता इस देश में बहुत थी। भारत कितना धन संपन्न था, एक अंग्रेज की कहानी उसकी जुबानी सुनिए तो आपको समझ में आएगा। एक अंग्रेज था इस देश में, उसका नाम था टीबी मैकॉले, जिसने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था शुरू की इस देश में। 17 साल वो भारत में रहा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह घूमा वो। एक बार वो भारत में घूमने के बाद लंदन चला गया। लंदन की पार्लियामेंट में 2 फरवरी 1835 को उसका एक भाषण हुआ। उसमें वो क्या बोलता है? वो कहता है, आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया
इसका मतलब क्या है? मैंने संपूर्ण भारत देश को देखा है, प्रवास किया है। लेंथ एंड ब्रेथ का माने उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब जगह मैं गया। फिर आगे कहता है, आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन अ सिंगल पर्सन हु इज ए बैगर एंड थीफ इन दिस कंट्री इंडिया। वो कहता है कि पूरे भारत में एक भी आदमी को मैंने भिखारी नहीं देखा और किसी को चोर नहीं देखा। भारत देश ऐसा है। भिखारी क्यों नहीं? क्योंकि धन इतना है, संपत्ति इतनी है, गरीब कोई है नहीं तो भिखारी क्यों? और चोर कोई क्यों नहीं? क्योंकि चोरी होती नहीं। और कोई चोरी करेगा क्यों? क्यों करेगा? अगर आपके पास धन है, पैसा है, संपत्ति है, आप किसी की चोरी क्यों करेंगे? तो वो कहता है भारत में हर घर के पास इतना धन संपत्ति है कि कोई किसी की चोरी करने की सोचता ही नहीं है। फिर वो कहता है कि भारत में किसी भी घर में ताला नहीं लगता। क्यों? चोरी का डर नहीं तो ताला क्यों लगाएंगे? फिर वो बोलता है कि भारतवासी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो अपना घर ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, पड़ोसी उनके घर की देखरेख करते हैं और एक एक साल, दो दो साल के बाद आते हैं, घर की एक चीज भी कहीं इधर से उधर नहीं होती। इतनी ईमानदारी इस देश में है। फिर वो कहता है, सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री इंडिया। वो कहता है इतना धन और पैसा मैंने इस देश में देखा है कि हम अंग्रेजों को तो विश्वास नहीं होता। एक जगह वो बोलता है कि किसी भी भारतवासी के घर में मैं गया तो उसके घर में सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे चने का ढेर, गेहूं का ढेर, ऐसे सोने के सिक्के रखे रहते हैं भारतवासियों के घर। और वो कहता है किसी भी भारतवासी को पूछो कि कितने सोने के सिक्के हैं तो कहते हैं गिने नहीं है, तौल के रखते हैं, गिनने की फुर्सत नहीं है, इतने सोने के सिक्के। अब उसका ये भाषण सुन के तो पता चला कि भारत कितना अमीर देश था, कितना समृद्धशाली देश था। और हमारे दिमाग में एक गलतफहमी ये बैठी हुई है कि हम तो हजारों साल से गरीब हैं। ऐसा दिमाग हमारा घूम गया है कि बहुत सारे भारतवासी ये कहते हैं हम तो हजारों साल से गरीब हैं। और मैकॉले 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बात कह रहा है कि भारत दुनिया का सबसे पैसे वाला देश। आप जरा ये सोचो, अगर हम पैसे वाले नहीं होते, समृद्धशाली नहीं होते, तो दुनिया भर के लोग भारत में क्यों आए लूटने के लिए? एक महमूद गजनवी आया, सोमनाथ का मंदिर लूटा, नादिर शाह आया, तैमूर लंग आया, अहमद शाह अब्दाली आया, ऐसे हजारों साल तक विदेशी लुटेरे आते रहे लूटने के लिए। ये तो तभी आए ना जब हमारे पास पैसे थे, धन संपत्ति था, वरना गरीबों को लूटने कौन जाता है? और अंग्रेज ही आके 250 साल लूटते रहे। अगर हम धन संपत्ति वाले नहीं होते तो अंग्रेज क्या झक मारने आए थे यहां? और आए होते घूमने टहलने तो साल दो साल में वापस चले जाते। 250 साल क्यों रहे? ये तो इस बात को सिद्ध करता है कि हमारे पास पैसा था, धन था, संपत्ति था। और एक जानकारी कि इस हिंदुस्तान में सोने के मंदिर लोगों ने बनाए, ये तभी संभव है जब सोना था हमारे पास, वरना सोने के मंदिर क्यों बनते इस देश में? और एक दो मंदिर नहीं बने हैं, हजारों मंदिर हैं सोने के। आपको अगर ये पूछा जाए कि सोने के मंदिर के नाम बताओ तो आप कहेंगे अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। ज्यादा लोगों को एक ही नाम मालूम है। मैंने अंग्रेजों के दस्तावेजों में से सूची बनाई, 13,780 सोने के मंदिर, एक दो नहीं, 13,780। और अभी भी हैं, खत्म नहीं हुए। एक तो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है ही, फिर तिरुपति बालाजी का मंदिर भी स्वर्ण मंदिर है।
हजारों टन सोना है उनके पास। गुरुवायूर का मंदिर स्वर्ण मंदिर है, मीनाक्षीपुरम का मंदिर स्वर्ण मंदिर है। बंद कर दो इसको।